मेवाड़ में जो भी राजा बनता हो नाम क्या क्या लगा था? रावल। क्या लगा था? जैसे इनके सबके नाम देखो आप, बापा रावल, आलू रावल, आगे लगाए नहीं, आप लगा सकते हो रावल जैत्र सिंह, रावल तेज सिंह, रावल रतन सिंह, इन सबके नाम क्या क्या लगेगा? रावल। ये जो छोटे भाई होते जिनको जागीर और ठिकाना मिलते नाम क्या लगाते? राणा। क्या लगाते? उपाधियां थी। बड़ा भाई राजा बनेगा तो क्या लगा लेगा? रावल। जो भाई जागीर मिलेगी, सामंत बनेगा, क्या लगा लेंगे? राणा। ऐसे रतन सिंह एक भाई, उसका नाम है राणा कुंभकर्ण। क्या नाम है? लगाना नहीं, अपने कुंभकर्ण पड़ रहे हैं तो नाम क्या क्या लगता है उसके? राणा। अब दो तरीके, एक तरीका तो है कि बड़ा भाई राजा बन गया, आप दो गांव लेके बैठ जाओ। एक तरीका है कि आपको लगे कि नहीं भाई साहब, दिल मांगे मोर, क्यों दो गांव लेके बैठ जाऊं, मेरे को पूरा राज्य चाहिए। दो तरीके हैं, एक तो भाई को मार दो, इस पे कब्जा कर लो, एक नई जगह जाओ, वहां पे कब्जा कर लो। नई जगह जाकर कब्जा करने के लिए भाई साहब जोर चाहिए। कुंभकर्ण वैसा ही आदमी था। कुंभकर्ण यहां से नेपाल चला गया। कहां चला गया? नेपाल में राजा बनता है, उसके नाम क्या क्या लगता है? राणा। इसलिए नेपाल के जितने भी राजा बने वो कौन से हो गए? राणा। इसलिए वो नेपाल वाली ब्रांच कौन सी होगी? राणा ब्रांच। कौन सी ब्रांच? चित्तौड़ वाली ब्रांच कौन सी है? रावल। वो वाली ब्रांच है राणा। ऐसे गोहिलों की कितनी ब्रांच थी? नेपाल वाली कौन सी ब्रांच है? मेवाड़ वाली। पहले बड़ी बात। तो अब नेपाल में वो राणा ब्रांच है, उसका फाउंडर कौन है? किसका छोटा भाई है? समझ में आई बात? नेपाल में कौन से वंश का शासन था? गोहिल। वंश तो कौन सा है? मेवाड़ वाला वंश कौन सा? गोहिल। बांसवाड़ा में गोहिल, डूंगरपुर में गोहिल, प्रतापगढ़ में, वैसे नेपाल में। पर जो मेवाड़ वाले गोहिल है वो कौन सी ब्रांच के हैं? रावल। मेवाड़ वाले, सॉरी, नेपाल वाले कौन से हो गए? आप सुनो, भारत में राजा महाराजा खत्म हो गए 1947। 1947 आपका देश आजाद होता है, डेमोक्रेसी, कोई राजा महाराजा नाम की कोई भी चीज ही। नेपाल में राजा बन रहे थे 2008। कब तक बन रहे थे? 2008 तक नेपाल के अंदर राजा बन रहे थे। और नेपाल में जो लास्ट राजा बने उनका नाम है राणा ज्ञानेन्द्र। क्या नाम है? 1302-3 के आसपास चला गया होगा ये बंदा। और राजा कब तक बन रहे थे वहां? 2008। मतलब कितने साल राज हुआ होगा? 700। 700 साल बाद में भी राजा का टाइटल क्या है? जो 2008 में भी उनका राजा था उसका नाम क्या था? राणा ज्ञानेन्द्र। क्या नाम था? और नेपाल के सारे राजाओं ने राजस्थान ब्याह किए, और राजस्थान के खूब सारे राजाओं ने नेपाल ब्याह किए। क्योंकि ये ठीक वैसा ही है कि अपने चाचा जी बेंगलोर चले जाते हैं बिजनेस करने, पर टावरों का ब्याह करने वापस आ जाते हैं गांव। ब्याह बेंगलोर वालों में थोड़ी करेंगे, ब्याह तो गांव में ही करेंगे आके। नेपाल वाले चले गए थे नेपाल, लेकिन ब्याह सब के सब कहां करते थे? मुझे याद है 2008 में जब राणा ज्ञानेन्द्र वहां राज कर रहे थे और वहां राजा का राज हटने वाला था, डेमोक्रेसी आने वाली थी, तो ऐसी खबरें थी कि जनता राजा को पकड़ के मार सकती है। और दुनिया में खूब सारी जगह ऐसा हुआ है, भारत को छोड़ दीजिए, भारत के अलावा जहां भी राजाओं का राज खत्म हुआ है राजा को टांगा है। वो बोले फ्रांस है, वो बोले रूस है, वो बोले ईरान है, वो बोले अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तो राजा को जेसीबी में लटका के बाहर 3 दिन तक टांग के रखा था कि आके देखो रे राजा की हमने क्या हालत की। तो था क्या राणा ज्ञानेन्द्र को भी ये लटका सकते हैं? एक दिन अखबार में एक हेडिंग थी कि यदि नेपाल के राणा ज्ञानेन्द्र को लगा कि उनको नेपाल में किसी भी प्रकार का खतरा है तो वे सिक्कर में शरण ले सकते हैं। कहां शरण ले सकते हैं? आपने लगता है नेपाल का राणा है, शरण लंदन ले, पेरिस ले, और भारत में भी लेनी तो दिल्ली ले, बॉम्बे ले, राजस्थान में भी लेने तो जयपुर ले, उदयपुर जा, ठेठ चोमू रिंगस क्रॉस करके सीकर और वैसा जगह नहीं मिली। पर नीचे उसमें और लिखा हुआ था, क्योंकि राणा ज्ञानेन्द्र के राजकुमार पारस की शादी सीकर की राजकुमारी हिमानी के साथ हुई है। कोई भी बंदा संकट में रिश्तेदारों के पास ही जाएगा, उसके बेटे का सास रहा है। सीकर की राजकुमारी की शादी कहां हो रखी है? नेपाल। कहने का मतलब है कि नेपाल वाले यहां से गए थे, उसके बावजूद उनके भारत के साथ रिश्ते हमेशा बहुत अच्छे रहे। और जब तक नेपाल में राजाओं का राज रहा, नेपाल के भारत के साथ रिश्ते हमेशा अच्छे रहे। जैसे ही नेपाल में बाद में राजाओं का राज गया और नेता आए, तो बाद में चीन ने हड्डियां फेंकी, चीन का लॉलीपॉप हम देंगे तुम्हें। उसके बाद से नेपाल और भारत के रिश्ते गड़बड़ाए हुए हैं। 1947 में जब आपका देश आजाद हो रहा था, तो नेपाल के अंदर प्रधानमंत्री, नेपाल के जो राजा थे उनका नाम था राणा त्रिभुवन देव। क्या नाम था? और राणा त्रिभुवन देव ने नेहरू जी कहा कि नेहरू जी, आप आजाद हो ही रहे हो, हमें भारत में मिला लो।
नेहरू जी ने कहा क्यों? अरे मिला लो यार, अलग पड़े नेपाल क्या करेगा? नेहरू जी ने कहा नहीं, हम खुद 200 साल की गुलामी के बाद अंग्रेजों से आजाद होंगे और आज हम किसी पे कब्जा कर ले, कैसे मुंह दिखाएंगे लोगों को? अब तक कह रहे थे कब्जा गलत है, कब्जा गलत है, और खुद नेपाल को एक्वायर करके बैठे हैं। त्रिभुवन देव ने कहा नेहरू जी आप गलत समझ गए, अंग्रेजों ने तो आप पे कब्जा किया था, हम तो करवा रहे हैं खुद, हम कह रहे हैं हम पे कब्जा करो। तो नेहरू जी ने कहा क्यों, क्यों करना है कब्जा? त्रिभुवन देव ने कहा नेहरू जी प्लीज थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ा कीजिए आप, हम लैंड लॉक कंट्री है। कैसी कंट्री है? लैंड लॉक, जिसके चारों तरफ लैंड है, समुद्र ही नहीं। वो देश जिसके चारों तरफ समुद्र नहीं, व्यापार कहां से करेगा? दुनिया का पूरा ट्रेड तो सी रूट है, समुद्र से होता है, हम सामान कहां से मंगवाएंगे? और नेहरू जी वैसे भी नेपाल का मैप भारत के मैप के अंदर है, इंडिया का मैप देखो, इधर उत्तराखंड हिमाचल बीच के अंदर अपना क्या पड़ा है, हम तो वैसे आपके मैप के साथ फ्री में आ रहे हैं। तो जैसे एक राज्य है यूपी, जैसे एक राज्य एमपी, जैसे एक राज्य राजस्थान, वैसे एक राज्य बन जाएगा नेपाल। नेहरू जी ने कहा नहीं नहीं त्रिभुवन देव जी ऐसा नहीं, और आप चिंता मत करो, क्या दिक्कत है आपके? व्यापार की दिक्कत है, हम आपको हमारा एक बंदरगाह देते हैं कलकत्ता। कौन सा बंदरगाह देते हैं? नेपाल को जो भी सामान मंगवाना है अमेजोन पे एड्रेस क्या डाल दो आप, तो आज दिन तक नेपाल का सारा सामान कौन से बंदरगाह पे आता है? फिर नेपाल का सामान ज्यादा आने लगे, हमने एक बंदरगाह और दिया, विशाखापत्तनम। कौन सा दिया? आज भी नेपाल का सारा सामान कहां पर आता है? कलकत्ता और विशाखापत्तनम। फिर यहां से हम ट्रकों में भर भर के कहां बेचते हैं? तो नेपाल के साथ अपने रिश्ते इस कदर रहे। हमने और कहा कि आप तो फिक्र मत करना, कोई आप भाई हो, अलग अलग बैठे हैं बस, नेपाल अलग भारत अलग, बाकी आप तो हमारे देश में आओगे तो वीजा भी नहीं लगेगा, इधर से उधर आओ, उधर से, और आप नौकरी करो ना हमारे देश में आगे, क्या चिंता है? बस देश तुम्हारा अलग हमारा देश। इसलिए नेपाली सारे के सारे भारत में नौकरी कर रहे हैं। इसलिए अपने नेपाली अंग्रेजों के टाइम से अपने यहाँ नौकरी करने के लिए आने लग गए थे। अंग्रेजों की सेना के अंदर नेपाली नेपाली खूब बहादुर होते हैं, इसलिए अंग्रेजों ने नेपालियों को बहादुर कहना शुरू किया। इसलिए वो इतना फेमस वर्ड हुआ कि एटीएम के बाहर गार्ड साहब भी यदि कोई नेपाली अपने कहते और बहादुर, है ना? किसी होटल में कोई सेफ भी यदि नेपाली अपने कहते हैं और बहादुर, नेपालियों को कहना क्या लगे? बहादुर। ये नेपालियों को अंग्रेजों का दिया हुआ सर नहीं, वो बहादुरी बोलने लग गए थे उनको। अब नेपालियों को हमने इवन यहां तक कहा कि तुम हमारी सेना में भी आ सकते हो। भाई कोई देश अपनी सेना में तो अपने देशवासियों को ही लेगा, दूसरों पे विश्वास थोड़ी हो। आज अपने किसी सेना में दूसरा देश का ले ले वो बिक जाए तो, पर नेपालियों पे हमें विश्वास था, अगर हमारे भाई हैं, हमने पूरी रेजिमेंट बनाई गोरखा। कौन सी रेजिमेंट है? गोरखा रेजिमेंट। बाकायदा है, मेरे वतन के लोगों ने गाते हैं तो उसमें बाकायदा लाइन है, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी। तो गोरखा, गोरखा कौन है? गोरखा अपने थोड़ी है, गोरखा कौन है? और गोरखा होते ही बहादुर, अपने को युद्ध वगैरह जितवाने के अंदर गोरखा खूब आगे रहे। 99 वाले कारगिल वॉर में तो गोरखा रेजिमेंट का खूब ही अच्छा योगदान था भाई। कारगिल वॉर के 99 वाले में पाकिस्तान ऊपर आगे बैठ गया, चोटियों पे कब्जा कर लिया, चोटियों पे कब्जा कर लिया। शुरुआत के अंदर अपने राजस्थान की रेजिमेंट में भेजी गई थी, गजब लड़ी अपने राजस्थान की रेजिमेंट। आप चूरू, सीकर, झुंझुनू का ऐसा कोई गांव नहीं देखेंगे जिसमें 99 में कोई शहीद नहीं है। पर फिर भी पहाड़ों पे राजस्थान वाला बंदा कैसे चढ़े? ऊपर चढ़ने की तो प्रैक्टिस नहीं थी अपने को, तो दोहरे पे चढ़ तो क्या पता भाग जाता अपने वाला, टीले पे चढ़ जाता, लेकिन पहाड़ पे चढ़ने की तो प्रैक्टिस ही नहीं थी। फिर अपने वाले लंबे चौड़े थे शरीर के थोड़े, इसलिए पाकिस्तानियों को ऊपर से दिख जाते कि आ रहा है ऊपर बैठा आदमी, तो एक बम मारे तो 10 सैनिक मार दिए। फिर फाइनली हमें दिमाग में आया कि पहाड़ों पे कौन चढ़ सकते हैं? गोरखे। गोरखे होते भी तो हमने गोरखों कहा गोरखों चढ़ जाओ। गोरखे पहाड़ जानते थे, गोरखे इधर से उधर से, पाकिस्तानी 5 बैठे ऊपर कि नीचे से कोई हिंदुस्तानी 100 भी आएंगे धड़ 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 उड़ा देंगे इनको, लेकिन इतने में कोई गोरखा धीरे 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 उधर से पास में जाकर त्या उसने मारे सबको जा जाके बाद में। तो नेपाल के साथ अपने कितने अच्छे रिश्ते रहे होंगे ये देख लो कि वो सेना तक के अंदर अपने आते हैं, है ना? तो नेपाल में ये जाने वाला पहला जो हमारा बंदा था कौन था? कौन था? किसका छोटा भाई था? अभी ना कोरोना में जो कुंभ का मेला लगा था, तो कुंभ के मेले के अंदर सरकार ने कहा अरे कोई कुंभ के मेले में नहीं जाओ, अरे कोरोना फैल जाए। और अपने सर घरों में बैठे ना भाई साहब, कुंभ का मेला बाद में डुबकी लगा लेंगे, पाप 12 साल बाद में धो लेंगे अपने, लेकिन अभी कोरोना का डर है, हम जाएंगे। मैंने अखबार में एक दिन फोटो देखी कि नेपाल के पूर्व राणा ज्ञानेंद्र अपनी पत्नी और बेटे के साथ कुंभ के मेले में डुबकी लगाने पहुंचे। नेपाल का राणा कुंभ के मेले में डुबकी लगा के जा रहा है, इसका मतलब वो मानता है कि हम कहाँ से आए हुए? भारत के। भारत में कहाँ से आए हुए? मेवाड़। कहाँ से आए हुए? तो मेवाड़ से जाने वाला जो बंदा था वो बंदा कौन था अपना? कौन था?
कुंभकर्ण किसका भाई था? गलत आंसर। नमस्कार दोस्तों। अब ये बात बिल्कुल सच है कि इंडिया की जितनी ग्लोरी जो है जो बतानी चाहिए टेक्स्ट बुक के माध्यम से, क्योंकि और तो कौन सी चीज़ है जिससे हम इंडिया की ग्लोरी, नो डाउट ये राजवीर सर जैसे लोग जो है जो हिस्ट्री अच्छे से जानते हैं और वो हमें बताते हैं, लेकिन कोई अगर बच्चा होगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि वो स्कूल में एडमिशन लेगा, वहाँ से वो हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेगा। उसके बाद जब उसका अगर रुचि होगी तब जाकर वो कुछ ना कुछ सर्च करेगा, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर कुछ ना कुछ सर्च करेगा या फिर कोई बुक्स पढ़ेगा। लेकिन ये ग्लोरी जो हमें टेक्स्ट बुक में शामिल करनी चाहिए हमने कभी नहीं की। अब यहाँ पर कहा तो जाता है कि भाई नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन ये कैसे हुआ ये कोई नहीं बताता। यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे राजा थे, मतलब कि यहाँ पर बात हो रही है रावल सिंह के भाई जो थे कुंभकर्ण, उनकी बात हो रही कि वहाँ पर जाकर राणा बने थे। और उसके बाद फिर वो भले ही वहाँ पर गए थे, लेकिन जो शादी करते थे वो वहाँ की लड़की से नहीं करते थे। की होगी कई उनके जो राजकुमार या फिर जो भी उनके वंशज होगा उन्होंने की होगी, लेकिन मोस्टली वो जहाँ पर उनके रूट्स थे, मतलब कि राजस्थान थे, वहीं से वो शादी करते थे और लड़की देते भी थे और लड़की लेते भी थे। लेकिन ये सारी सिचुएशन में अगर आप देखो तो ये सारी स्टोरी भी नहीं पढ़ाई गई। कई बार तो हमारे डॉट्स भी कनेक्ट नहीं होते। ठीक है कि भाई अगर यहाँ तक हमारा शासन था तो फिर हमने ऐसा क्यों किया। हम ऐसी जब डॉट्स में जब स्टोरी सुनते हैं ना तब ये डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाते। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हुई कि मतलब जैसे राजवीर सर ने एक्सप्लेन किया कि नेपाल ने उस समय, हालांकि ये स्टोरी आपने भी सुनी होगी, कि नेपाल ने उस समय इंडिया को कहा था कि भाई जैसे आपके बहुत सारे स्टेट होने वाले हैं ऐसे हम भी एक स्टेट बन जाएंगे, हमें भी शामिल कर लो। अब देखिए ये कौन सा लॉजिक हुआ कि हम हमारे पर जो अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था तो हमने वो छुड़वाया और हम एक और कब्ज़ा नहीं करना चाहते। अरे भाई कब्ज़ा करने की क्या बात थी, नेपाल खुद कह रहा था कि हम आपके अंदर शामिल होना चाहते हैं, तो फिर आखिरकार उसमें दिक्कत क्या थी जब नेपाल खुद कहना चाहता है। देखिए और भी हमारे एरिया थे, जैसे सिक्किम हो गया, तो वहाँ पर उसने सीआईए ने अच्छी खासी चीज़ें की, वहाँ पर इंडिया के खिलाफ कई सारी चीज़ें की। इवन जो सिक्किम का राजा जो था उसकी वाइफ जो थी वो सीआईए की एजेंट थी। मतलब सीआईए अगर आपके वहाँ फॉल्ट, अगर या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा तो सीआईए आईएसआई उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेगी। तो हमने सिक्किम कब लिया आपको पता ही होगा कि जब इंदिरा गांधी पीएम थी तब उन्होंने फोकस किया कि भाई ठीक है अब ये हमारे अंदर का एरिया है तो हमें इस पर कंट्रोल, हमारा कंट्रोल होना चाहिए। गोवा का भी ऐसा ही है कि सालों बाद हमने गोवा लिया। तो जैसे हमने हैदराबाद लिया था वैसे ही सब कुछ ले लेना चाहिए था हमें। और नेपाल जैसा कंट्री, अब मतलब अभी तो कंट्री है, और जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2008 तक वहाँ पर राजाशाही थी और तब तक उसके इंडिया के साथ बहुत रिलेशन अच्छे थे। देखिए अब ये जो पूरी वीडियो में हमने सुना या फिर बहुत बाहर से भी सुना है हमने कि रोटी बेटी वाला रिश्ता, हमने बहुत सारे पोर्ट उनको दिए थे कि भाई कोलकाता पोर्ट ले लो, विशाखापट्टनम ले लो, आप यहाँ से। अब जब इस टाइप की इन्वॉल्वमेंट होगी तो सामने वाला कंट्री के पास कोई रीज़न है नहीं आपसे दुश्मनी करने का, और उसके अलावा रूट्स भी आपके मिलते जुलते हैं। तो 2008 तक वहाँ पर राजा जो थे वो प्रो इंडिया थे। प्रो इंडिया नहीं, मतलब खुद को इंडियन ही कहते होंगे, और हिंदू वाली भी कनेक्शन है कि भी वो भी हिंदू थे, हम भी हिंदू है। लेकिन अगर उसके बाद अगर आप देखो तो वहाँ पर जब राजाशाही हटाई गई और डेमोक्रेसी आई, तो डेमोक्रेसी में वहाँ पर जो गवर्नमेंट आई वो कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे पहले गवर्नमेंट आई। और कम्युनिज्म के बारे में हम सबको पता है कि सीधा फिर उसका जो लिंक था वो चाइना के साथ होने लगा। आप सोच नहीं पाओगे कि 2008 के आसपास जो हमारी मतलब गवर्नमेंट थी यहाँ पर, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, या फिर यहाँ पर मतलब इंडिया के अंदर यूपीए की गवर्नमेंट थी जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। अब यहाँ से पता है कौन गया था कि भाई इंडिया ने मदद करने की, यहाँ पर इंडिया ने मदद की थी कि भाई आप ठीक से कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए, ये कर लीजिए, वे कर लीजिए। तो ये किसने, मतलब यहाँ से कौन गया था पता है? मनमोहन सिंह ने यहाँ से, अब कैसे ये सारी डील हुई थी नहीं पता, लेकिन यहाँ से सीताराम येचुरी और वो सारे लोग गए थे। हम अपने आसपास में हम खुद भुगत चुके हैं कि भी लिबरल होने का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है। तो कट्टर होकर या फिर हमारे देश के हितों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे लोगों को भेजना चाहिए था। लेकिन उस समय ये जो गठबंधन वाली सरकार चल रही थी और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की सीट्स अच्छी खासी थी, उन्होंने सपोर्ट कर रखा था यूपीए गवर्नमेंट को, तो ऑब्वियसली कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ पर उनको ब्लैकमेल किया होगा और उनको नेपाल जाना पड़ा, मतलब वो नेपाल भेजना पड़ा।
और अगर वहाँ पर, अगर आप सोचिए कि वहाँ पर राइट विंग की गवर्नमेंट होती, तो ये जो उसके बाद कई सारे नेपाल से स्टेटमेंट आए थे, आप सबको याद होगा कि जब राम मंदिर बना और राम मंदिर बनने या फिर वो जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उस समय वहाँ के पीएम का नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद ओली ओली ही था, केपी ओली ही था। उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि भाई आप जो सीता माता की बात कर रहे हो, ये तो ये है, यहाँ पर जन्म हुआ था उनका। और इंडिया का वो अलग अलग मैप डिक्लेयर कर रहे थे कि भाई इंडिया का बहुत सारा पोर्शन भी वो क्लेम कर रहे थे। किसके कहने पर कर रहे थे? उनकी हिम्मत इतनी बड़ी कैसे? चाइना के सपोर्ट से। अदरवाइज वो पूरा लैंडलॉक है। उसकी अगर आप देखो तो 70-80% बाउंड्री इंडिया के साथ टच होती है। उन नेपाल के लाखों लोग इंडिया में आके काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है? ये हमारी ही लीडरशिप की जो दिक्कतें थी वो हम भुगत रहे हैं। चाहे वो कश्मीर का एरिया ले लो, नेपाल ले लो। मुझे तो ऐसा लगता है कि नेपाल भी मिला लेना चाहिए था, भूटान भी मिला लेना चाहिए था। और ये जो बांग्लादेश है ना, जब हमने 1971 की वॉर की तो उसमें भी एक अच्छा खासा एरिया, क्योंकि अगर हम वो अच्छा खासा एरिया हम कब्जा लेते तो उससे होता ये कि जो सिलीगुड़ी वाला जो, या फिर चिकन नेक है जो सिर्फ 21 किलोमीटर वाली जगह है, वो थोड़ी हम ब्रॉड कर लेते। या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जो हो रहा था, तो हिंदुओं को वहाँ बसा लेते हम, कि जिससे होता ये कि फिर ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती। लेकिन होता है ना यही कि हम फील्ड पर तो जीत चुके थे वहाँ पर, लेकिन फिर टेबल पर हार गए। जो भी हो, लेकिन यहाँ पर जो राजवीर सर के माध्यम से जो हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, और उनका, राजवीर सर की सबसे अच्छी बात यह है कि वो इस तरीके से कहते हैं कि आप बोर नहीं होते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।